हेलो एंड वेलकम टू ग्रामर ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल में हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने आपको रूल्स बताए थे या आप देख रहे हैं, उन रूल्स को आपने ज़रूर देखा होगा, समझा होगा। और इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए आज हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे नए नए सेंटेंसेस बना के। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तो मैंने इसी ट्यूटोरियल में दिए थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आज का ट्यूटोरियल। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा दूं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जनरली हम कमांड से रिलेटेड या अगर कहीं कोई रिक्वेस्ट है तो हम उससे रिलेटेड, या अगर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड। इसके अंतर्गत भी कई सजेस्ट जैसे कई वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे एडवाइस में सजेशन हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है। रिक्वेस्ट में भी कई वर्ड्स आ सकते हैं, कमांड में ऑर्डर वगैरह है, इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो इनकी भी अपनी कैटेगरी है, लेकिन मोस्टली हम इन्हें कमांड एंड रिक्वेस्ट या एडवाइस टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। और हम इसमें कुछ कहते हैं करने के लिए, और यूज़ करते हैं हम एक फाइनाइट वर्ब का यूज़ करते हैं। फाइनाइट वर्ब जो कि टेंस के साथ बदल जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि गो, तो गो एक फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं गो, वेन, गॉन टेंस के अनुसार। और जब हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था। हालांकि इस पर तो पूरा पूरा ट्यूटोरियल ही होना चाहिए, आपको देखना चाहिए उसे, कि हम टू के साथ किस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे हमने गो है तो टू गो हो गया, टू प्ले हो गया, ये सब की सब इन्फिनेटिव वर्ब्स हैं। इनका हम प्रयोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बहुत करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए गो है, जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया कि गो अवे। अब ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हम किसी को आदेश दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं या हम उसे वार्निंग दे रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से। तो देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये एक फाइनाइट वर्ब से शुरू हो रहा है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की ये बहुत बड़ी पहचान है। हालांकि ये क्लॉज के रूप में बीच में भी आ सकते हैं, जो मैं एक एग्जांपल दूंगा एक दो इससे रिलेटेड, लेकिन फाइनाइट वर्ब से शुरू हो जाते हैं। तो ये जो गो है ना, बोलने वाला जो स्पीकर है, वो जिससे बोल रहा है वो जनरली हम नहीं भी लिखते हैं, मतलब गो अवे, शट द डोर, ओपन द डोर। तो जनरली ये सामने वाले से बात की जाती है जो आपके सामने होता है। तो गो अवे एक इम्पेरेटिव, यहाँ पे इम्पेरेटिव मूड में है। गो अवे किस मूड में है? इम्पेरेटिव मूड में। ये होता है जब हम डायरेक्ट स्पीच में हो रहे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम इस इम्परेटिव मूड को हम इन्फिनेटिव मूड में चेंज कर देते हैं। इन्फिनेटिव मूड में चेंज करने का मतलब ये है, मैं समझाने के लिए सब टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, कि गो जो कि एक, यानी कि गो ये इम्परेटिव मूड में है, इसे हमको चेंज करना है इन्फिनेटिव मूड में। और जब हम इन्फिनेटिव मूड में चेंज करेंगे तो हम गो को इन्फिनेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, यानी टू गो कर देंगे। तो गो का टू गो हो गया इम्परेटिव में। यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर लिखा हुआ है डोंट गो, मतलब कि मत जाओ, नेगेटिव है, तो हम उसको नॉट टू गो में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे, इतना आपको आना ही चाहिए। और स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर जनरली ये होता है कि हम जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, अब तो आप सब समझ गए होंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। और इसी को हम यहाँ पे कमांड और रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतने सारे वर्ड्स मैंने आपको दे दिए हैं। तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। मतलब नॉर्मली हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस होती है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज। इंग्लिश ग्रामर में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन्हें हम अपवाद कहते हैं, जहाँ पे रूल्स जो हम बताते हैं वो फेल हो जाते हैं, लागू ही नहीं होते। और उसके बाद फिर हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था और एग्जाम्पल भी दिए थे। और उसके बाद इन्फिनेटिव के साथ आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यही जो उसमें आई हुई होती है ना, जैसे गो है तो उसी को हम टू गो कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए ही सेड टू मी गो अवे एट वंस, मतलब तुरंत यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब से शुरू हो रहा है और इसमें एक आदेश दिया जा रहा है। मतलब हम कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर दे के कह रहे हैं कि ऐसा करो कि तुम चले जाओ यहाँ से। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे।
देखिए ही सेड टू मी, तो हम ही तो वैसा का वैसे ही लिखेंगे। अब ये सेड जो है ना आपकी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है वो, तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड। तो ये हमने यूज़ कर लिया, इसमें से कमांड ले लिया हमने ऑर्डर्ड। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिससे बात की जा रही है, जिसको कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, कुछ भी है, वही है आपका ऑब्जेक्ट। ये अक्सर नहीं भी दिया होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि जो यू है वो छुपा हुआ होता है, हम नहीं भी यूज़ करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, गो अवे, शट द डोर, ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इस तरह से हम हिंदी में भी कहते हैं। तो अंडरस्टूड होता है, बट यहाँ पर हमें दिया गया है तो हम उसका प्रयोग करेंगे, ये स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखिए ही ऑर्डर्ड मी, ठीक। तो अब ये भी हमने यूज़ कर लिया। अब इन्फिनेटिव, तो देखिए इन्फिनेटिव क्या है, ये जो है ना, ये एक इम्परेटिव मूड की वर्ब है। किस मूड की वर्ब है यहाँ पे? इम्परेटिव मूड की। इसे हमें चेंज करना है इन्फिनेटिव मूड में। तो गो को जब हम टू के साथ यूज़ करेंगे तो ये अपने आप इन्फिनेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने ये भी कर लिया। और बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसे वैसे जहाँ ज़रूरत हो चेंज कर दीजिए। गो एट वंस बन गया। तो यहाँ हमने एक चेंज यहाँ पे किया, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने यूज किया, ये वाला, और उसके बाद जो गो था यानी जो इम्परेटिव मूड की वर्ब थी उसे हमने इन्फिनेटिव मूड में कन्वर्ट कर दिया। इन्फिनेटिव का मतलब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही है बेसिक स्ट्रक्चर। और मैंने आपको एक आइडिया दिया था और हिंट दिया था कि आप बहुत परेशान हो तो आप एक दो वर्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे आस्क का यूज कर सकते हैं, टोल्ड का यूज कर सकते हैं, इनसे भी आपका काम चल जाएगा। आस्क का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से थोड़ा सा रिक्वेस्ट टाइप में हम कह रहे होते हैं तो आस्क हो जाता है। जैसे उसने मुझे एक गिलास पानी लाने के लिए कहा, तो ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। और अगर हम किसी को कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं और वो हमारा कहना मानेगा भी, कोई उसमें रिक्वेस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा, जैसे पिताजी कहेंगे कि बेटा दरवाज़ा बंद कर दो, तो अब वहाँ पे आस्क की ज़रूरत नहीं है, वो मुझसे बता रहे हैं मुझे कि जाके दरवाज़ा बंद कर दो, तो वहाँ पे हम टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे टीचर ने कहा सिट डाउन, तो टीचर टोल्ड अस टू सिट डाउन। हालांकि हम यूज कर सकते हैं टीचर आस्क्ड अस टू सिट डाउन, बट टीचर कोई हमसे रिक्वेस्ट टाइप की बात तो कर नहीं रहा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आस्क और टोल्ड में से आस्क को प्रेफरेंस दीजिए, तो नॉर्मली आप इससे सेंटेंस बना ले जाएंगे। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आपको मिलता है और आप बनाते वक्त क्या करते हैं कि ये सब चीज़ें तो आपको बनानी ही बनानी। देखिए ये सेंटेंस आपने सही बनाया गलत बनाया इससे जज होगा। किससे जज होगा मैं बता रहा हूँ। ये मतलब ये आपका सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, और ये पोर्शन आपका सही होना चाहिए, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब बची ऑर्डर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास कई वर्ड होते हैं, तो हमें कोई बताने के लिए तो बैठा नहीं होता है कि हाँ यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, क्योंकि जो स्पीकर है उसके भाव के अनुसार हम यूज़ करते हैं कि वो किस प्रकार से कह रहा है। निश्चित है गो अवे एट वंस कह रहा है तो गुस्सा ही होगा या डांट ही रहा होगा या ऑर्डर दे रहा होगा। लेकिन कुछ समझ में ना आए तो चुपचाप आप इसका यूज़ करिए। तो हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं, आस्क्ड मी टू गो अवे। कहीं से भी ये आंसर गलत नहीं है, मतलब ऑलराउंडर है ये, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ये सेट जो है ना, ये अगर जिस टेंस में है उसी टेंस में यूज करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेज होता ही सेज, तो यहाँ पर हम आस्क्स हो जाता। बाकी जब यहाँ पे पास्ट नहीं होती और कोई टेंस होता है, फ्यूचर होता है, प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करते। वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये 10th ट्यूटोरियल है तो मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं कर सकता। तो देखिए मैंने आपका एक रिकैप करा दिया जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपके लिए एग्जांपल्स लेता हूँ। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्लीज़ वगैरह दिया गया हो या काइंडली वर्ड का यूज हुआ हो, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे निश्चित है कि आप रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें किस में कन्वर्ट कर देंगे? रिक्वेस्ट में बदल देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, शी सेड टू पूनम प्लीज़ हेल्प मी, फुल स्टॉप लगा के और इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए। अब आपको इसको चेंज करना है। मैं उस स्ट्रक्चर का फॉलो करूँगा जो मैंने ऊपर आपको दिया हुआ था इसका, यानी यहाँ पर इनमें से एक वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इन्फिनेटिव। ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूनम है क्योंकि जिससे बातचीत की जाती है वही ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, और ये इसकी रिपोर्टिंग वर्ब है।
तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस भाव से बात कही जा रही है। निश्चित है कि कृपया मेरी मदद करो, तो वो रिक्वेस्ट कर रही है, किससे कर रही है? पूनम से। तो जिससे कर रही है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को इस सेंटेंस के अनुसार, भाव के अनुसार रिक्वेस्ट का भाव मिल रहा है, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। शी रिक्वेस्टेड पूनम। किससे रिक्वेस्ट की? पूनम से। आपको टू नहीं लगाना है अब यहाँ पे। सी रिक्वेस्टेड पूनम, रिक्वेस्टेड टू पूनम नहीं, सी रिक्वेस्टेड पूनम। यानी हमने जो स्ट्रक्चर दिया था ये वाला, इसमें से हमने कमांड और रिक्वेस्ट एडवाइस में से एक यूज़ कर लिया। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट पूनम लिख चुके हैं। अब हमें इन्फिनिटिव का यूज़ करना है। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं। अब आप तो सीख ही चुके हैं, पिछले ट्यूटोरियल में बताया, फिर इस ट्यूटोरियल के शुरू में बताया। ये प्लीज़ हट जाएगा, ये जो प्लीज़ है ये आपका हट जाएगा। इसकी जगह हम इन्फिनिटिव मूड को लेके आएंगे। देखिए ये जो वर्ब हेल्प है ना, इसके साथ इन्फिनिटिव का यूज़ करेंगे। ये इम्पेरेटिव मूड की फाइनाइट वर्ब है, इसे इन्फिनिटिव मूड में चेंज करना है। और इन्फिनिटिव मूड में चेंज करने के लिए हमें इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। तो टू हेल्प। अब मी जो है एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बारे में तो भैया मैंने कितनी बार आपको बताया कि प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है, खासकर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, ये सब। सेकंड पर्सन में तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अगर होते हैं तो उनमें चेंज होता है। इसके लिए मैं प्रोनाउन का अलग से ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। एक और ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस के लिए भी मैं बना चुका हूँ, जाके आप देख लीजिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोनाउन तो हर हाल में चेंज होते हैं, अगर रूल्स के मुताबिक उनमें चेंज होना है तो। रूल्स क्या होते हैं? फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। तो भैया ये ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा कहाँ जाता है? इसके पास। तो शी है, तो अब ये मी हटेगा और इसकी जगह इसी का कोई ना कोई रूप आएगा। मतलब मी हट जाएगा, इसकी जगह शी का कोई फॉर्म आएगा। और शी का कौन सा फॉर्म आएगा? वही। कौन सा फॉर्म आएगा? वही। कौन सा रूप आएगा? वही, जिसे हम केस कहते हैं। वही केस आएगा जो इसका है। यानी मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो हम शी का ऑब्जेक्टिव केस लेके आएंगे। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हर। बन गया सेंटेंस। ये है इन्फिनिटिव मूड। तो हमने हेल्प की जगह टू हेल्प लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ को हमने हटा दिया। अगर यहाँ पे काइंडली होता तो हम उसको भी हटा देते। लेकिन साथ ही साथ एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द बॉय, कम इन प्लीज़। टीचर्स भी प्लीज़ सबका यूज कर लेते हैं। कम इन प्लीज़, ये लगाया हमने इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ना कभी कहते हैं ना, प्लीज़ स्टूडेंट्स कीप क्वाइट प्लीज़, वाई डोंट यू कीप क्वाइट, कीप साइलेंस। लेकिन वहाँ टीचर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसके पास अथॉरिटी है, बस वो थोड़ा सा प्रेम से आपसे कह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हमें रिक्वेस्ट का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे? जो हमारी वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट तो द बॉय हो गया, मतलब जिससे बात कर रहा है टीचर, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ करना चाहिए? द टीचर रिक्वेस्टेड द बॉय टू कम? नहीं। टीचर आदेश भी दे सकता है, टीचर उसे चुप रहने के लिए कह सकता है, तो हम यहाँ पे टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही यूज़ करूँगा, द टीचर टोल्ड द बॉय, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद ये जो कम है ना, ये फाइनाइट वर्ब है, इम्परेटिव मूड में है, इसे इन्फिनिटिव मूड में चेंज करना है, तो हम टू कम कर देंगे इसकी जगह। क्या कर देंगे? टू कम। ये यही चेंज है। अगर ये नहीं किया तो सेंटेंस गलत। टोल्ड की जगह आप आस्ट का यूज कर दोगे तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं माना जाएगा, लेकिन आपने यहाँ गड़बड़ी कर दी तो फिर गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। द टीचर टोल्ड द बॉय टू कम, इन भी लगेगा साथ में, लेकिन अब प्लीज़ नहीं लगेगा, ख़त्म। प्लीज़ की जगह तो हम लोगों ने यहाँ पे टोल्ड का यूज़ कर लिया। तो यहाँ प्लीज़ काइंडली के लिए मैंने रिक्वेस्ट बताया है, तो हमेशा एकदम अंधे भक्तों की तरह से नहीं बनाना है, थोड़ा सोचना भी समझना है। ग्रामर आपको थोड़ा सा पुश करती है सेंटेंस समझने में, उनको बोलने में, उनको लिखने में, लेकिन आगे आपको खुद भी भाव को समझना है अगर आप इम्परेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो मैंने यहाँ पे प्लीज़ के दो सेंटेंस दिए, लेकिन मैंने यहाँ रिक्वेस्ट यूज़ नहीं किया। क्या हम इसे और तरीके से बना सकते हैं? कुछ होनहार बालक होंगे ना जो समझ रहे होंगे, मैं बनाता हूँ इसको। मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ, द टीचर। अब चूंकि वो बच्चे को आने के लिए परमिशन दे रहा है, जैसे कहा होगा ना, मैं आई कम इन सर, यस कम इन प्लीज़, अलाउ कर रहा है।
तो हम यहाँ पर ये जो सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह हम अलाउड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सीधी सी बात है, हमें समझना चाहिए पहले, फिर इस हिसाब से यूज करना चाहिए। द टीचर अलाउड द बॉय टू कम इन। टू कम तो लगना ही लगना है। किस काम को करने के लिए कहा जा रहा है वहीं पे टू के साथ उस काम को फर्स्ट फॉर्म में, यानी आने का काम है तो कम लिख देते हैं। बाकी और किसी तरीके से बना सकते हो तो सोचते रहो। तो ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा दूसरे में जाते हैं। अगर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ये मैं पिछले ट्यूटोरियल में आपको एग्जांपल देकर समझा चुका। अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इन्फिनेटिव में, तो आप उसको नॉट टू का यूज करके बनाएंगे। नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फॉरबिट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं दोनों का प्रयोग करके आपको बताता हूँ। फॉरबिट का मतलब होता है जब आप किसी को मना करते हो किसी काम को करने से, ठीक है। तो हमेशा फॉरबिट सेट नहीं बैठेगा, मतलब जहाँ पे परमिशन आपको नहीं है वहाँ पे फॉरबिट का यूज होगा। तो हमेशा फॉरबिट नहीं यूज करोगे। मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस हम एक बनाते हैं, जैसे कि फादर सेड स्विच ऑफ द फैन। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे? अब पिताजी ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा ऑर्डर ही देते हैं? वो आपसे कोई काम करने के लिए भी तो कह सकते हैं ना कि बेटा पंखा बंद कर दो। तो ऐसी स्थिति में हमें आज को टोल्ड में से एक हमें यूज़ करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब है, पिताजी ने किससे बातचीत की कुछ नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए आपसे बातचीत की जा रही है, तो आप मी लगा सकते हो, सोच सकते हो, यहाँ पे लगाना नहीं है अलग से कि पिताजी ने मुझसे कहा। तो हम इसको बनाएंगे फादर टोल्ड मी। उसके बाद जो स्विच ऑफ है, यानी स्विच यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसके पहले टू लगा के इसे टू स्विच कर देंगे, यानी कि इन्फिनेटिव बना देंगे उसको। टू स्विच ऑफ द फैन बन गया। अब आते हैं नेगेटिव वाले पे। जैसे शी सेड टू हिम डोंट कॉल मी अगेन। अब वो गुस्सा है या कुछ भी है, डोंट कॉल मी अगेन या डोंट कॉन्टेक्ट मी अगेन। तो अब हमारे पास ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसकी जगह हमें कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और भी जो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं करेंगे। कुछ नहीं समझ में आया तो हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। किससे कहा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर ये जो वर्ब है ये है आपकी इम्परेटिव मूड की वर्ब। इसे हमें टू लगा के, टू कॉल करके इन्फिनेटिव में चेंज करना है। कब? जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। बाकी प्रोनाउन वगैरह तो जैसे चेंज होने वैसे चेंज होने। और डोंट या हट जाएगा, इसी की जगह तो हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पर ना तो टोल्ड का यूज़ करने चल रहा हूँ ना आस्क का यूज़ करने चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ कि वो उसे वार्निंग दे रही है कि दोबारा मुझे कॉल मत करना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ शी वार्नड हिम। अब यहाँ पे डोंट की जगह हमें, मतलब ये डोंट है इसकी जगह हमें नॉट टू का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? नॉट टू। और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगनी है। कौन सी वर्ब? ये जो यहाँ दी गई है। तो नॉट टू, उसके बाद एक कॉल लगेगा, यानी कि ये इन्फिनेटिव बन गया आपका। नेगेटिव में इन्फिनेटिव ऐसे ही बनता है, नॉट टू कॉल। मी है तो यहाँ पर ये हो जाएगा हर और अगेन। मी मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रोनाउन यहाँ चेंज होगा, तो वो बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया होगा मुझे दोबारा कॉल मत करना। तो मुझे का मतलब बोलने वाला यानी शी। अब शी की जगह यहाँ पे हम शी इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मी जो है ना वो मुझे, तो हर का हो जाएगा उसे, तो मुझे की जगह उसे। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अब हमारे पास यहाँ पे चॉइस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आस्ट का भी यूज कर सकते हैं, और अगर मैंने यहाँ प्लीज़ लगा दिया होता, डोंट कॉल मी अगेन प्लीज़, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड का भी यूज हो सकता था। और फॉरबिड यानी कि वो मना कर रही है कि नहीं करना है ऐसा काम दोबारा, तो हम फॉरबिड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फॉरबिड का अगर हम यूज़ करेंगे तो देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। मैं फॉरबिड पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉरबिड हमें सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है, तो बनेगा शी फॉरबिड हिम टू कॉल हर अगेन। देखिए फॉरबिड जो है ना ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब जो फॉरबिड वर्ड है वो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब फॉरबिड जो है वो मना करना होता है, तो मना करने का मतलब इसमें ये नेगेटिव ऑलरेडी है, ये नेगेटिव ऑलरेडी है।
और किसी भी सेंटेंस में हमें डबल नेगेटिव यूज़ नहीं करने चाहिए। तो सी फॉरबिड मतलब उसने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो हम नो और नॉट का प्रयोग फॉरबिड के साथ नहीं करेंगे, मतलब ये नॉट वगैरह कुछ नहीं लगेगा। सी फॉरबिड हिम, उसने उसे मना किया कि उसे दोबारा कॉल ना करे। अब मैं एक सेंटेंस आपको और देता हूँ। द टीचर सेड डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स। अब टीचर ने कहा, किससे कहा, यहाँ नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हम अपने को लगा सकते हैं टीचर सेड टू मी, या टीचर स्टूडेंट से बात करता है तो टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। आप इतना फ्री होते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी दिया गया है। मतलब टीचर ने कहा बच्चों, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में हमने यूज़ कर लिया इसको कि बच्चों अपना समय बर्बाद मत करो। तो चूंकि टीचर ने ये स्टूडेंट्स से कहा है तो हम इसको यहाँ से निकाल के यहीं यूज कर लेंगे सेट के साथ। अच्छा, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे डोंट आया है और डोंट के साथ मैंने बताया कि नॉट टू का आपको यूज़ करना है, और हम फॉरबिड भी यूज़ कर सकते हैं। और फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। पहले तो हम इसको नॉट टू से बना देते हैं, द टीचर। अब यहाँ पे टोल्ड हम कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एडवाइज्ड, मतलब टीचर ने सलाह दी। द स्टूडेंट्स, किनको सलाह दी, स्टूडेंट्स को सलाह दी, तो मैं इसको यहीं पे यूज़ करूँगा। लास्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते इसको यहाँ पे। एडवाइज द स्टूडेंट्स, उसके बाद डोंट हट जाएगा और यहाँ पे डोंट की जगह आ जाएगा नॉट टू, नॉट टू। और उसके बाद फिर जो डोंट हटा तो जो वेस्ट है, इसके पहले टू लगा के इसे इन्फिनिटिव बना के हम यूज़ करेंगे। इन्फिनिटिव तो बन ही जाएगा, टू के बाद हम वेस्ट लिखेंगे। अच्छा, योर का मतलब बच्चों से कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपना टाइम बर्बाद ना करें, तो यहाँ पे योर की जगह हो जाएगा देयर टाइम। बन गया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हम फॉरबिड यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे ज़रा आप सोचिए कि क्या हम यहाँ पे फॉरबिड यूज़ कर सकते हैं। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो क्या टीचर ने टाइम वेस्ट करने से मना किया है क्या? उन्होंने सिर्फ एक एडवाइस दी है। इसमें अलाउ वाली बात नहीं है कि मैं तुमको टाइम वेस्ट करने को अलाउ नहीं करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे फॉरबिड सूट नहीं करेगा। अगर आप लगा दोगे तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो आपका कंस्ट्रक्शन सही है तो ये गलत ना माना जाए, लेकिन इस सुटेबल यूसेज ऑफ इम्परेटिव कमांड रिक्वेस्ट वाला वर्ड नहीं सूट करेगा यहाँ पे। बाकी जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलराउंडर आस्क, उसे आप यूज़ कर ही सकते हो। मतलब यहाँ पर हम इसको मिटा के हम यहाँ पे चुपचाप कुछ समझ में नहीं आया तो हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट द टाइम। और हम टोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। आस्क का मतलब पूछना ही नहीं होता, आस्क का मतलब होता है कभी कभी किसी काम को करने के लिए कहना भी। आगे चलें और एक तीसरा हम नेवर का यूज़ मैं आपको बता दूँ। थर्ड, यूज़ ऑफ नेवर। नेवर को बनाते वक्त आप एडवाइज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वर्ड का यूज कर सकते हैं जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है। सेंटेंस ले लेते हैं पहले, एक यही वाला ले लेते हैं। द टीचर सेड नेवर वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट्स नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसे आप बनाइए। तो यहाँ पे नेवर का यूज हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, तो इसे मैं मिटा के कैपिटल में कर देता हूँ। तो बनेगा ये द टीचर एडवाइज्ड, यही जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसकी जगह। और टीचर ने किसको एडवाइस किया, दिया नहीं गया, हमें ऑब्जेक्ट यहाँ लेना ज़रूरी है। तो हम अपने मन से लगा लेते हैं, या तो मैं लगा देता हूँ कि एडवाइज्ड मी, या आप स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अपनी तरफ से डाल सकते हो। और फिर नेवर का यूज़ करेंगे, नेवर टू वेस्ट। अगर मी का यूज़ करना है तो हम माई करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट्स का यूज़ करोगे तो देयर हो जाएगा टाइम। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ इसलिए एक लाइन में आया नहीं। इसके बाद चौथा, आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या क्या बताते चले जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं के लिए बच्चे भटकते हैं, मेरे पास आते हैं, पूछते हैं, उन्हें कोई बताने वाला जल्दी मिलता नहीं है। तो सब बच्चों के फीडबैक पर, जो मैंने क्लास में बच्चों के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे, उनके आधार पर ही मुझे पता चला कि बच्चे कितना जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्यूटोरियल में कसर जल्दी छोड़नी नहीं चाहिए। ये हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब इसमें इफ़ क्लॉज का यूज होता है। यहाँ हिंदी में लिखते यूज होता है, और ये कमांड वाले क्लॉज के मतलब नॉर्मली के पहले आता है, बाद में भी आ सकता है। अब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं अपना ही नाम यूज़ करता हूँ यहाँ पे। अजीत सर सेड इफ़ यू हैव एनी
डाउट्स मतलब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वॉच माई वीडियोज़, तो मेरे वीडियोज़ आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हमने इफ़ से शुरुआत की है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है। तो ये एक शर्त है और इस शर्त के साथ है कि हम सलाह भी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम इसे एडवाइस कर रहे हैं। ये चीज़ हमारी एडवाइस की है कि क्या करोगे अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ये एक कंडीशन है, मतलब अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप क्या करोगे उसकी मैंने सलाह दी है कि आप वीडियोस वॉच कर लीजिए। तो कंडीशन देन एडवाइस, अगर इस तरह की बात हो, देखिए वॉच माई वीडियोस ये क्लॉज है और इसमें देखिए वॉच एक फाइनाइट वर्ब है, यानी अगर मैं इसको हटा दूं सिर्फ अजीत सर सेड वॉच माई वीडियोज़ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वॉच एक फाइनाइट वर्ब है और एक इम्परेटिव सेंटेंस बन रहा है वॉच माई वीडियोज़। लेकिन हमने एक साथ में यहाँ पे एक शर्त जोड़ दी, एक कंडीशन जोड़ दी, ये भी एक क्लॉज ही है जिसके बाद हमारा कमांड वाला क्लॉज आया हुआ है। तो इसको भी हम बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, बहुत इजी है। अजीत सर एडवाइज्ड, किसका यूज़ करेंगे, एडवाइस का, क्योंकि यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, एडवाइज्ड। अब यहाँ पे नहीं दिया गया किससे कहा गया है, तो अस लिख देते हैं, हमसे कहा गया, एडवाइज्ड अस या द व्यूअर्स या द चैनल विजिटर्स या द स्टूडेंट्स, कुछ भी आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ दिया नहीं गया है तो आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो आप बना नहीं पाओगे, तो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। अजीत सर एडवाइज्ड अस, उसके बाद डायरेक्ट हम ये वाला बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये वाला, इसे नंबर 1 पे बनाएंगे, इसके बाद नंबर 2 पे इसको रखेंगे। तो एडवाइज अस, उसके बाद वॉच के पहले 2 लगा के इसे इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करेंगे, कितनी बार आपको बता चुका हूँ, वॉच की जगह टू वॉच हो जाएगा, टू वॉच। अब माई का मतलब अजीत सर ने कहा था मेरे वीडियोज़, तो यहाँ पे हम कर देंगे उनके वीडियोज़, अजीत सर ने कहा कि उनके वीडियोज़ यानी हिज वीडियोज़। और फिर उसके बाद आप इसे रिपीट करिए यहाँ पे इफ़, लेकिन यहाँ पे देखिए टेंस चेंज करना पड़ेगा आपको, हैव है तो हैड कर देंगे, और यू यानी जिससे बातचीत हो रही है, तो हम यहाँ पे मैंने अस को यूज़ किया है, तो इसका जो सब्जेक्टिव केस होता है वो वी होता है। तो वीडियोस इफ़ वी, और हैड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, हैड एनी डाउट्स, यानी अगर आप सेफ़ रहना चाहते हो तो आप हैड का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि जो चेक करने वाला है अगर बहुत डीप में नहीं आप समझने की कोशिश करेगा तो गलत काट देगा, इसलिए सेफ़ है कि है की जगह हैड कर दीजिए। लेकिन वीडियोस चल रहे हैं, जब बातचीत हो रही है उसके बाद भी चलेंगे, तो ऐसा नहीं कि उसी समय कहा गया हो, आप आगे भी भविष्य में भी कभी आपको डाउट्स होते हैं तो वीडियोस देखिए। तो अगर कोई बच्चा यूँ लिख के छोड़ देता है कि इफ़ वी हैव एनी डाउट्स, तो भी मैं उसका सही कर दूंगा, लेकिन आप भैया मत करिएगा, आपका जो इवैल्यूएशन करने वाला है वो गलत कर सकता है। इसी प्रकार से कई हम बना सकते हैं, द डॉक्टर सेड इफ़ यू फील पेन टेक द मेडिसिन, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन इफ़ आई फेल्ट पेन, इस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये हो गया, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ से सेंटेंस उठाइए, प्रैक्टिस करिए। अब हम आते हैं 5वें नंबर पे, ये सब लिस्ट मेरी बनाई हुई हैं जो नंबरिंग में कर रहा हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस जो हैं वो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में भी मिल जाते हैं, जिनमें रिक्वेस्ट या ऑफ़र जैसी बातें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूँ, ही सेड खुड आई यूज़ योर पेन। अब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये हमने ये लगा दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। तो आप तो वही पुराना तरीका अपनाएंगे कि ही आस्क्ड, उसके बाद इफ़ ही कुड यूज़ माई पेन या हिज पेन। लेकिन जब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बता रहा था तो भी मैंने इनको बना के आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं जिनमें कुछ रिक्वेस्ट वगैरह वाली बातचीत होती है, तो आप उसको नॉर्मल तरीके से मत बनाइए फॉर वेदर का यूज़ करके, बल्कि यहाँ पर आप सेट की जगह, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ऑफर्ड, इन्वाइटेड, रिक्वेस्टेड एट्सेट्रा इन वर्ड्स का यूज़ करिए। तो देखिए मैं इसको बना रहा हूँ, ही, अब चूँकि यहाँ पे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड, अगर आपने मॉडल वर्ब्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कुड क्यों यूज़ हुआ है, और ये प्रेजेंट में यूज़ हुआ, पास्ट में यूज़ नहीं हुआ है। ही रिक्वेस्टेड मी टू यूज़, मैं अब जल्दी से बना देता हूँ, और समझाऊंगा प्रोनाउन, टाइम लग जाएगा, माई पेन, बन गया। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्टेड का यूज़ किया जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक रिक्वेस्ट की गई है। और मैं एग्जांपल देता हूँ एक यहाँ पे, शी शेड टू मी, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, टू मी वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हम बनाएंगे
अब यहाँ पर चूंकि वो खुद कह रही है क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे, तो यहाँ वो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रही बल्कि ऑफ़र कर रही है, इनवाइट कर रही है। तो हम ऑफ़र इनवाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो शी, अब यहाँ पे मैं इनवाइटेड का यूज़ कर दूँ क्योंकि हमें यही रिपोर्टिंग वर्ब को ही यहीं पे हमें एक नया वर्ड यूज़ करना है यहाँ पे, इनवाइटेड मी, और उसके बाद फिर टू लगा के, देखिए यहाँ पे यूज़ है तो मैंने टू यूज़ कर दिया। टू हैव, तो हम यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी इन्फिनेटिव में है तो हैव टू हैव डिनर विद हर, ये बन गया। हम चाहें तो यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं ऑफर्ड मी टू हैव डिनर विद हर, तो ऐसे हम बना सकते हैं। एक एग्जांपल मैं इसमें और लूँगा, ये मैंने दिया भी था पहले भी, और इसको मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। विल यू लाइक टू हैव अ लिफ्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कॉमा, ही सेड टू हर। ठीक, तो अब हम इसे ऐसे बनाएंगे, मतलब इसको पलट लेंगे। ही सेड टू हर को यहाँ लिखेंगे ही, अब चूंकि वो लिफ्ट के लिए ऑफर कर रहा है, प्रस्ताव रख रहा है कि आप लिफ्ट लेना पसंद करेंगे तो मैं आपको छोड़ दूँ, यहाँ इनवाइट नहीं चलेगा ठीक ठाक, तो ही ऑफर्ड हर हो जाएगा, सेट की जगह हमने ऑफर्ड लिखा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर, और उसके बाद टू हैव आ लिफ्ट, हो गया, बन गया। अब वो जो मैंने शुरू में स्ट्रक्चर दिया था, ज़रा आपको याद है कि मैंने बताया था कि हमें एक वर्ड, हमें जो ये रिपीटिंग वर्ब होती है उसकी जगह यूज़ करना होता है, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। वही जो मैंने रूल्स बताए थे, देखो देखो देखो, कहाँ 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 है भाई ना, मैंने बता दिया आपको, ये रहा, इन्हीं को मैं फॉलो करते चला आ रहा हूँ। अब एक और लेट का प्रयोग, छोटा सा एक सेंटेंस बताऊंगा बस, क्योंकि इसका अगला ट्यूटोरियल मैंने लेट पे ही रखा हुआ है, क्योंकि लेट का अलग से ट्यूटोरियल बनाना ज़रूरी है। लेट, या हम इसको लेट्स भी कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम सजेस्ट का यूज कर लेते हैं, सजेस्टेड, प्रपोज्ड का भी यूज़ कर लेते हैं, मेनली इन्हीं को करते हैं। और भी वर्ड्स जो भाव देखते हैं भाई बोलने वाले का क्या, जो वो वर्ब यूज़ कर रहा है फाइनाइट किस भाव से कर रहा है, तो उस हिसाब से हम चेंज करते हैं। और साथ में फिर हम दैट का यूज़ करते हैं, चेंज आ गया ना, अभी तक मैं टू और मैं बता रहा था टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो हम दैट का, और फिर दैट के साथ हम शुड का भी यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? शुड। और चूँकि ये मॉडल है तो इसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। तो एक चेंज आपको ये करना होता है, दूसरा ये करना होता है, तीसरा ये करना होता है, और बीच में इनके इनके बीच में एक सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, जो आपको अभी मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। जनरली वी या दे ऐसे हो जाता है। देखिए मैं अगर बता दूँ वी दे तो फिर आप वही यूज़ करोगे और फिर फंस जाओगे जहाँ वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ इससे समझने के लिए। ही सेड, मैं यहाँ लिख देता हूँ टू, नहीं ऑब्जेक्ट छोड़ता हूँ, ही सेड लेट्स गो, लेट अस गो टू सी अ मूवी टुडे, और फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कोमा। अब इसको जो को हम चेंज करते हैं, यही रूल्स को मैं फॉलो करूँगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है तो ही, और यहाँ पे मैं सजेस्टेड का यूज कर सकता हूँ कि नहीं, प्रपोज्ड भी आ सकता है, ही सजेस्टेड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप डायरेक्ट दैट लगाओ और आगे बढ़ो। अगर होता यहाँ पे जैसे तो हम टू लगा के करते, उसके लिए अगला ट्यूटोरियल है ये भाई इस पर, सी सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पे लेट अस, तो लेट हटेगा और अस पहले आएगा, तो अस का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हम लेंगे। कौन सा केस लेंगे? सब्जेक्टिव, वी। ही सजेस्टेड दैट वी, अब लेट की जगह यहाँ पे शुड आएगा, ये भी यूज़ करना जरूरी था ना, सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। मतलब पहले वाले में ये हो गया पहला वाला, और दैट हो गया हमारा दूसरा वाला, और तीसरा हमारा शुड हो गया, और इनके बीच में सब्जेक्ट होना चाहिए तो इनके बीच वाला सब्जेक्ट हो गया। ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और टू सी आ मूवी, कौन सी मूवी पसंद है आपको? अब टुडे का दैट डे हो जाएगा। एक एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ टाइम,
सबका टेबल बना के मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये मैंने एक आपको बताया लेट का। अगला ट्यूटोरियल लेट पे ही बेस्ड है, तो वहाँ मैं और एग्जांपल्स दूंगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दूंगा, उनके आंसर दूंगा, तो वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा एक लास्ट में सेंटेंस दे के छोड़ता हूँ, आपको आए तो बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे कुछ हिंट पिछले ट्यूटोरियल में मैंने दिया था, वहाँ से ले लीजिएगा। ये आपके लिए है असाइनमेंट, समझ लीजिए। ही सेड प्लीज़ फॉरगिव मी। आप परेशान हो जाएंगे तो मैं ऑब्जेक्ट दे देता हूँ साथ में। ही सेड टू मी प्लीज़ फॉरगिव मी। अब आप इसको बनाओगे और कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मैं जानता हूँ जो लोग लास्ट के ट्यूटोरियल पार्ट तक पहुँचेंगे इसमें वही जान पाएंगे मैंने दिया है। बाकी आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से ले लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है। सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।